अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की ISPR के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाना है और इसके साथ साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। उन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। तफ्तीश की गई है और इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर के इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। इसी मामले पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन। उनसे जानते हैं। जी गजाला, कहिएगा तो कोर्ट मार्शल के अगले मरहले की जो है वो आगाज हो चुका है, कार्रवाई का अमल शुरू हो चुका है। टोटल कितने मराहिल होते हैं और कब तक ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है? जी माहम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि ये सारा जो अमल है वो शुरू हुआ था रवां साल अप्रैल से, जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में पाक फौज ने खुद एहतसाबी के अमल के तहत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी थी साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के खिलाफ, और उस हवाले से ISPR की जानिब से एक बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया था। ये मरहला अगले जानिब बढ़ा और फिर उसके बाद हमने देखा कि 12 अगस्त 2024 को यानी कि रवां साल ही बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ बाकायदा तौर पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और आज तीसरे मरहले के तौर पर यह बताया गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, जिसका कि आगाज 12 अगस्त 2024 को हुआ था, उसके अगले मरहले में बाकायदा तौर पर चार्जशीट या फर्द जुर्म बाज़ाब्ता तौर पर आयद कर दी गई है। मैं यहाँ पर वेरी क्विकली आपको ये बताती चलूँ कि आपने जो सवाल किया कि कौन से मराहिल होते हैं, देखें हाजिर सर्विस या रिटायर्ड, पाक फौज का अपना एक खुद एहतसाबी का बहुत खूबसूरत और बड़ा जामे मरबूत निज़ाम है, जिसके तहत रिटायर्ड फौजी हो या फिर हाजिर सर्विस फौजी हो, 3 मराहिल ऐसे होते हैं जिसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले मरहले में अगर उनके खिलाफ कोई चार्जशीट हो तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जाती है। अगर सबूत मिल जाते हैं उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रोशनी में और ये तय पा दिया जाता है कि मुतलका फौजी अफसर, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो हाजिर सर्विस हो, वो उसमें मुलविस पाए गए हैं और उनके खिलाफ जो ज़रूरी सबूत और शवाहिद हैं वो मौजूद हैं, तो फिर दूसरे मरहले का आगाज़ होता है और फिर उसके बाद उनके खिलाफ बाकायदा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है। तो यूँ हम समझ सकते हैं कि अप्रैल में जो पहला मरहला शुरू किया गया था वो अब अपने हतमी नतीजे की तरफ जाता हुआ निहायत तेज़ी से नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात है कितने अरसे में मुकम्मल होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पाक फौज का एक बड़ा मौसर निज़ाम है और उसमें हम देखते आ रहे हैं कि जब भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो जल्द अज जल्द उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है अगर साबित हो जाए तो वो भी अमल में लाई जाती है और इसको जल्द अज जल्द इख्तिताम तक पहुँचाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि जिसके खिलाफ चार्जशीट होती है या जिसके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जाती है उनको मुकम्मल तौर पर जो लीगल जो इमदाद है वो भी दी जाती है। वो मजाज होते हैं, वो किसी भी तरह का जो अपना वकील है वो हायर कर सकते हैं और फिर उसके रोशनी में वो अपना मुकदमा भी लड़ सकते हैं। तो आज की जो एलामिया जारी हुआ ISPR की जानिब से उसमें भी बड़ा वाज़ेह बताया गया है कि इस तमाम कानूनी मरहले के दौरान जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद है उनको मुकम्मल तौर पर जो एक कानूनी मावनत है या जो उनके कानूनी राइट्स हैं वो उनको फराहम किए जा रहे हैं। तो कानूनी राइट्स भी उनको फराहम किए जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब ने भी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतर काज़मी साहब, आप कहिएगा इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं और एहतसाब का अमल जैसे कि हो रहा है और कहा जाता है कि जी सबके लिए बराबर है, इस अमल से वाज़ेह पैगाम जा रहा है, तो आप इस एहतसाब के अमल को कैसे देख रहे हैं?
यकीनन एहतसाब का अमल तो बड़ा ये एक अहम है, इसलिए कि साबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल DGISI के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई ये अनप्रेसिडेंटेड है। और हमेशा यहाँ पे गिला शिकवा यही रहता है कि ताकतवरों का एहतसाब नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये एक वाज़ेह एग्जाम्पल है कि एक ताकतवर एक शख्सियत, माजी में अगर आप उस पर तनकीद भी करते थे तो उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया जाता था, और क्यों आप उनके हवाले से बात कर रहे हैं, और अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, तो यकीनन खुशाइंद है। और इस तरह की दीगर जो भी ताकतवर शख्सियात माजी में इस तरह के कामों में मुलविस रही हैं, अब मेरे ख्याल में एक रास्ता खुल गया है कि सबको एहतसाब के कटहरे में लाया जा सकेगा। दूसरा, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पहलू ये हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत ने इसके ऊपर एक कार्रवाई की, और उसके बाद मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा कि इसकी आप इंक्वायरी इनिशिएट करें, और इदारे ने इंक्वायरी इनिशिएट की। सो ये कोई इदारे ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की, ये तो उस वक्त मेजर जनरल थे जिस वक्त इनके ऊपर पहला इल्ज़ाम लगा, और इख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल है, लोगों को नुकसान पहुंचाना है, ये उन्होंने उस वक्त किया जिस वक्त वो हाजिर सर्विस थे। पर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उस वक्त उनको कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं हो सका। मेरे ख्याल में ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि अब इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि मुस्तकबिल में दोबारा कोई ऐसी बात ना हो, कहीं पे अगर सिस्टम में कोई फ्लॉज थे, कोई कमियां थी, तो उनको पुर किया जाए। इसलिए कि मेजर जनरल फैज हमीद जो है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बने, वो DGISI बने, वो कोर कमांडर बने, वो कोर कमांडर बन के रिटायर्ड हो गए, और उसके बाद अब हमें ये सारी चीजों का पता चल रहा है। तो इतने बरस जो है निजाम के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशू था कि हमें पता नहीं चल सका। लेकिन ये खुशहाली है कि अभी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और दीगर इदारों के लिए भी ये एग्जाम्पल है, चाहे वो किसी कोई भी इदारों में किसी का नाम नहीं लेता, किसी को भी देखने की जरूरत है, उनके अंदर कोई ऐसा है जिसने आइन और कानून की खिलाफवर्जी की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पॉजिटिव काज़मी साथ ही मौजूद रहेगा। गजाला, जैसे आपने कहा कि मुल्जिम जो होता है उसको पूरा हक हासिल होता है अपनी सफाई के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आगे कार्रवाई प्रोसीड हो सकती है, ये भी बताइए। देखिए, 3 सेक्शंस हैं आर्मी एक्ट के जिनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 92 है, 31 है और 40 है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जो 92 है उसके तहत जो रिटायर्ड फौजी अफसर है वो 6 माह के अंदर उस पे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ताहम जो आर्टिकल 31 और 40 है उसके तहत जो कार्रवाई है वो हो सकती है। 31 जो है वो जो सियासी सरगर्मी है उससे मुतलिक है, जबकि जो 40 है वो माली बदउनवानियों से मुतलिक है। आज जो चार्जशीट बाकायदा तौर पर ISPR की इस्लामी किस्से हमारे सामने आई है उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 91 है, आर्टिकल 31 है और आर्टिकल 40 है जिसके तहत ये तमाम तर कार्रवाई आगे अमल में लाई जा रही है। उसके बाद सबसे पहले जैसे ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी गई थी, 3 रुकनी एक बेंच होता है जो कि इसकी सुनवाई करते हैं, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो मुलजिम होता है या जिस पर चार्जशीट आयद की जाती है उसको तमाम तर कानूनी मुआवनत हासिल होती है, उसको कानूनी असिस्टेंट हासिल होती है, और अभी भी ऐसा ही है। और आज की इस प्रेस रिलीज में अगर हम जायजा लें, एक और अहम बात की गई है कि जो हालिया कोर्ट जनरल मार्शल की कार्रवाई है उसके दौरान भी जो बदअमनी और तशद्दुद के हवाले से कुछ ऐसे एलिगेशन सामने आए हैं, उसके हवाले से एक अलहदा जो कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है वो भी इस वक्त जारी है। तो हमें ये जरूर मद्देनजर रखना होगा कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी गई थी रवां साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के उन रिमार्क्स के बाद जो कि टॉप सिटी केस के हवाले से सामने आए थे। उसके बाद 12 अगस्त को फिर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया, और आज की इस प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि एक और कार्रवाई भी इस वक्त अंडर प्रोसीजर है जो कि चल रही है, और उसके तहत भी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद है उनको तमाम तर कानूनी मामलत दी जा रही है। इम्कान ये है कि जल्द अज जल्द इसकी कोई ना कोई जो कानूनी सूरत हाल है वो सामने आ जाएगी। वेरी क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि इन तमाम सेक्शंस को जिनका मैंने अभी हवाला दिया, आर्मी एक्ट का 91, 31, 40, इनके तहत न सिर्फ ये कि जो रैंक है वो वापस लिया जा सकता है, बाद रिटायरमेंट जो सहूलियात हासिल होती हैं वो वापस ली जा सकती हैं, बल्कि अगर जुर्म साबित हो जाए तो कानूनी कार्रवाई के हवाले से बताया। बहुत शुक्रिया गजाला नौरीन वक्त देने के लिए, और अतर काज़मी भी हमारे साथ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यकीनन 3 मराहिल में जी ये मामला होता है, कार्रवाई का अमल होता है, और दूसरे मरहले में ये कार्रवाई दाखिल हो चुकी है, और लेट्स सी के 9 मई के हवाले से भी अभी फैसला होना है। तफ्तीश का अमल जारी है कि मरकजी मुलजिम होते हैं या नहीं होते हैं, इस हवाले से तफ्तीश के बाद ही सूरत हाल क्लियर होगी।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं बागियों का। शाम पर 11 दिनों में कब्जा और 600 पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और फंसे हुए हैं। शाम में इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। मौजूद सदर बशार अल असद के फरार होने के बाद शाम में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, जबकि इसराइल ने इस सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दमिश्क के करीब दिफाई अहदाफ पर बड़ा हमला कर दिया है। लिबनानी मीडिया के दावे के मुताबिक इसराइल के फौजी टैंक दमिश्क के करीब पहुंच चुके हैं और शामी फौजी हेडक्वार्टर्स और कई एयर बेसिस पर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है, जिसमें दर्जनों लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं। और इसके अलावा दमिश्क में मिसाइल दिफा निज़ाम, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल और मिसाइलों की तैयारी के मकामात को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा इसराइल ने मकबूजा गोलान के बफर जोन में मज़ीद इलाके पर कब्जा करने का ऐलान किया है। और इसी सूरत हाल में शाम में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत को गए मुसलमान जो हैं ज़ायरीन, वो फंसे हुए हैं और इस वक्त सैकड़ों पाकिस्तानी इस वक्त शाम में महसूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाम में पाकिस्तानियों के इनखला के लिए लबनान के वज़ीर आज़म से रब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने लबनान के खिलाफ इसराइल की फ़ौजी जारियत की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत का इआदा करते हुए लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आज़म का इजहार भी किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। वज़ीर आज़म से बात की, 500-600 पाकिस्तानी जिनको हमें पाकिस्तान वापस लेके आना है तो वो बेरूत के ज़रिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हाज़िर हूँ, वीज़े हैं नहीं हैं कोई परवाह नहीं, वे विल लुक आफ्टर देम, आप इसका इंतज़ाम करें। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज्म है वो तय हो गया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फैसल शाह साहब, मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की है लबनानी हुकूमत से पाकिस्तानी ज़ायरीन के इनखला की, तो कब तक मुमकिन हो सकता है उनका इनखला, और बताइएगा अब तक कितने पाकिस्तानी जो हैं ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी हैं ज़ायरीन जो कि वहाँ पे महसूर हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। और वो जो सिफारत खाना है पाकिस्तान का उससे राब्ते में भी हैं और सिफारत खाना जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो कर रहा है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो इसमें बेसिकली सिफारत खाने को भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि राब्ते कट जाते हैं, सड़कें बंद होती हैं, एयरपोर्ट्स इस वक्त दमिश्क में बंद हैं। और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि लेबनान के रास्ते इनको किसी तरह सेफ पैसेज दिलवाया जाए और वहाँ से फिर ये फ़्लाई करे पाकिस्तान के लिए। तो ये सब इंतज़ामात टाइम लगता है इनमें, क्योंकि वहाँ पे एक जो नॉर्मल हुकूमत का नज़म और निज़ाम होता है वो इस वक्त नहीं मौजूद है। एक फ्लूइड सी सिचुएशन है, एक ट्रांजिटरी सिचुएशन है, जिसमें गो के पुरानी हुकूमत जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो काम तो कर रहे हैं और इदारे भी उनके कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी एक बड़ी ही वोलेटाइल किस्म की सिचुएशन है जिसमें कि उस तरह से फंक्शनिंग नहीं हो सकती गवर्नमेंट की भी या किसी भी इदारे की जो कि एक नॉर्मल हालात में होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम शायद लग जाएगा और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो भी हमारे भाई बहन वहाँ पर हैं उनको महफूज रखें और साथ खैरियत के पाकिस्तान वापस लाएं। अच्छा फैसल साहब, शाम इस वक्त बदतरीन आलमी मुदाखलत का शिकार नज़र आ रहा है और यहाँ सऊदिया, तुर्किया जो है, अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को बशार अल असद की रुखसती की सूरत हाल में कामयाबी भी मिली है, जबकि रूस और ईरान के स्टेक्स बज़ाहिर तबाह हो चुके हैं। आखिर इतनी प्रॉक्सीज शाम में कैसे पैदा हुई? देखिए, शाम जो था वो एक बड़ा कलीदी किरदार मैं समझता हूँ कि अदा कर रहा था गज़ा की जंग में, क्योंकि हिज़्बुल्लाह को जो सपोर्ट थी ईरान की वो शाम के थ्रू जा रही थी और हिज़्बुल्लाह जो है उसको काफ़ी डैमेज हुआ है इजराइल की लड़ाई में। और फिर आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ सीज़ फायर का, जिसकी वजह से हिज़्बुल्लाह को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह जो ईरान है उसके ख़िलाफ़ जब लास्ट टाइम इजराइल ने अटैक किया था तो ईरान का भी काफ़ी डैमेज हुआ था उसमें, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ईरान अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कि उसने इजराइल पे दोबारा अटैक करना है या नहीं करना है। कोशिशें जारी हैं कि वो ना करे और बेहतर भी यही है कि वो ना करें। तो अब जब सीरिया में बशार अल असद मौजूद थे तो वो हामी थे या उनके हामी थे हिज़्बुल्लाह, उनके हामी थे ईरान, उनके हामी था रशिया, और यहाँ से मिलके फिर ये ईरान और हिज़्बुल्लाह का बेसिकली हैंडशेक था सीरिया के थ्रू। अब जब कि वो चले गए हैं और हरकत तहरीरुल शाम वहाँ पे आ गई है, जो कि
ईरान मुखालिफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही बशार अल असद का तख्ता उल्टा गया तो ईरान ने फ़ौरन अपने जो वहाँ से एडवाइज़र्स थे उनको निकाल लिया, और जो ईरान की अभी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हम कोई बेहतर मुस्तकबिल, सीरिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं, और जो भी वहाँ के लोग फैसला करेंगे हम उसके साथ होंगे। तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो सारा कुछ हुआ है इसमें हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ है, ईरान का। सर, हमने देखा बशार अल असद का 24 साल जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हुआ है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शामी बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया, वो दावा कर रहे हैं और सारा कंट्रोल संभाल लिया। अब आपको लगता है कि जो तवील खाना जंगी थी वो इख्तिताम को पहुंच चुकी है या मजीद भी कोई फेज़ बाकी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चांसेस मौजूद हैं कि वहाँ पे मजीद खाना जंगी शुरू हो जाए। जो लोग आए हैं इक़्तिदार में उनका भी अगर आप बैकग्राउंड देख लें तो वो बैकग्राउंड भी कोई जिसको कहते हैं कि डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड या इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो भी किसी ज़माने में अल-कायदा के एफिलिएट रहे हैं और उनके साथ काम करते रहे हैं। तो उनकी एक जो अपब्रिंगिंग है, जो उनका माइंड सेट है, जो उनकी थिंकिंग है, वो बेसिकली उस तरह की नहीं है जिस तरह के बाकी तमाम ममालिक चाहते हैं शाम में कि अमन हो उस तरह। तो वो नहीं चाहते कि अमन हो। प्रोफेसर फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और 300 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन जो हैं इस वक्त शाम में फंसे हुए हैं, जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त भी दी है। और आपको सूरत हाल अगर बताते चले शाम की, तो बशार अल असद 24 साल उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, तो अब बागी जो हैं शामी बागी, उनके इक़्तिदार में सब कुछ आ चुका है, उनका कंट्रोल है और एयरपोर्ट्स पर भी उनका कंट्रोल है, परवाज़ें भी मनसूख हुई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तानी ज़ायरीन ज़ियारत के लिए वहाँ पर जाते हैं मुक़द्दस मकामात की, वो जल्द से जल्द वहाँ से जी इनका इनखला मुमकिन हो सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं शहबाज शरीफ काबीना इजलास और कौमी असम्बली इजलास की। फेक न्यूज़ और दीगर अहम सियासी इशूज़ पर कौमी असम्बली का इजलास अभी से कुछ देर बाद शुरू होगा। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। इजलास का 40 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है और कौमी असम्बली के आज के इजलास पे प्राइवेट मेंबर्स डे होगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान फेक न्यूज़ से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में विफाक़ी काबीना का इजलास हुआ। मुल्क में 8 मज़ीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्रीज़ और चिनार एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दी गई है। JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमुइस पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नो जायजे की मंजूरी दे दी गई है। विफाक़ी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया है कि फैसले से कौमी ख़जाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी और विफाक़ी काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आज़म का इंतशार, तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म और किसी को इंतशार फैलाकर मईशत को सबोताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। यकीनी बनाया जाए शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार ना हो। उनका मजीद क्या कहना था वो देख लेते हैं। अमन सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार वैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या एजेंडा है आज के इजलास का, और ये भी कहिएगा जैसे कि IPPs के साथ अब जो मुआहदे हैं पहले 5 उनसे मनसूखी की गई है, अभी भी इम्कानात हैं जो 8 मनसूबे हैं उनमें कौन कौन जो IPPs हैं उनके साथ क्या क्या मुआहदे हुए हैं और वो भी मनसूख होने की कोई इम्कानात है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और उसमें जो है कौमी असम्बली का जो इजलास है उससे 40 नकाती एजेंडा जो है वो पेश किया गया है, जिसमें जो फहरिस्त है वो कौमी असम्बली में आज मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट मेंबर्स डे है, जिसमें यह है कि जो प्राइवेट जो मुस्लिम जमातों के मेंबर्स हैं वो अपने अपने जो बिल्स हैं वो आज के कौमी असम्बली के इजलास में वो पेश करेंगे। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के अरकान है वो फेक न्यूज़ से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो पेश करेंगे। और आज का जो इजलास है वो अहम इसलिए भी है क्योंकि आजकल जैसा कि सोशल मीडिया में काफ़ी जो हुकूमत है वो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए काफ़ी मुतहरिक नजर आ रही है। तो इस हवाले से जो है तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जो है वो पेश किया जाएगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो ज़ेर सदारत
जो फाकी काबीना का इजलास है वो भी आज हुआ। उसमें भी मुख्तलिफ जो है वो फैसले किए गए, जिसमें अगर मैं आपको कुछ जो है यहाँ पे बता दूं तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, उनको ब्रीफिंग भी दी गई। मुल्क में 8 शहीद IPPs के जो टैरिफ रिव्यू है उनकी जो है वो मंजूरी दी गई है, और ज़राए के मुताबिक इंडस्ट्रीज और चिनार जो एनर्जी के साथ 8 IPPs की मंजूरी दी गई है और अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें 40 से नकाती एजेंडा है जो ज़ेर गौर लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस मुगल, आपने हमें अपडेट भी किया इस हवाले से और वक्त दिया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।